आफ्टरनून क्लास। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स 12th का जो हमारा चैप्टर 6 है, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ, यानी किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आइए हम इसके कुछ पॉइंटों पर भी यहाँ से हम चर्चा करेंगे। जो हमारे पॉइंट लिखे हुए हैं इसके बारे में हम बेसिक जानेंगे। तो वैसे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने बताना चाहेंगे कि अब तक पिछले अध्याय में हमने किसी विद्युत परिपथ यानी किसी विद्युत परिपथ में धारा तथा उसके विभवांतर के मान की गणना करने के बारे में हमने सीखा था, तथा अब इस चैप्टर में यानी और हमने वहाँ पर प्रतिरोधों में अवरोध कैसे ज्ञात किया जाता है बच्चों, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने सीखा था। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कुछ जटिल परिपथों में पहले की तुलना, ठीक है, यहाँ पर हम धारा का मान यानी कुछ जटिल परिपथों में हम धारा का मान और उसके विभवांतर की गणना नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मुझे इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी, यानी इनकी विभिन्न पॉइंटों पर हमें इसके बारे में मुझे डिटेल से पढ़ना होगा। तो बात करते हैं हम सबसे पहले विद्युत सेल की, ठीक है। तो विद्युत सेल क्या होता है? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक भी यही आएगा कि विद्युत सेल। दूसरा है सेलों का संयोजन। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, तो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा कि सेलों का संयोजन, यानी वहाँ पर हम एक के साथ एक कई प्रतिरोध लगा देते थे। प्रतिरोधों का क्रम होता था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और यहाँ पर मैं बात करूँगा सेलों का संयोजन। यहाँ पर एक से अधिक सेलों को किस तरीके से जोड़ा जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा हमारा पॉइंट आएगा किरचॉफ के नियम। बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो हमारा चैप्टर है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारा आता है तीसरा व्हीटस्टोन सेतु का नियम। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये दोनों। फिर है मीटर सेतु, फिर है विभवमापी। तो आइए बिना देरी के हम देखते हैं सबसे पहले विद्युत सेल क्या होता है। तो विद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। तो मैं उन्हीं विद्युत सेलों की बात कर रहा हूँ जो आपने सेल देखे होंगे, जो टॉर्च वगैरह में सेल पड़ता हुआ है, ठीक है, मैं उसी सेल की बात कर रहा हूँ। तो विद्युत सेल कह रहा एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है यानी बदलती है, ठीक है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कह रहा इस सेल में एक द्रव भरा होता है, यानी जो एक सेल होता है इसमें एक सेल होता है जिसको यानी इसमें एक वैद्युत अपघट्य भरा होता है, ठीक है। इस सेल में यानी एक द्रव जिसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं, यानी जो एक सेल होता है इसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं। कह रहा यह द्रव विद्युत अपघट्य कहलाता है, ठीक है बच्चा। यह द्रव क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य कहलाता है। एवं छड़ें कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोड। जो इसमें छड़ें लगी होती हैं ये इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। तो आइए हम इसको कुछ एक फिगर की सहायता से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लिया इस तरीके से एक हमारा सेल है, ठीक है, और इसमें क्या भरा है? विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, ठीक है। विद्युत अपघट्य वो होता है जैसे H2SO4, ठीक है, H2SO4। इसके आयनों को हम तोड़ लेते हैं तो एक H+ आयन हो जाएगा, दूसरा SO-HSO4, ठीक है। एक H+ होगा, दूसरा HSO4 ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके आयनों को हम इस तरीके से तोड़ लेते हैं। तो इसमें मैं बात कर रहा था कि विद्युत सेल की, तो इसमें दो छड़ें बेटा लगी होती हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से दो छड़ें जो कि हमारे विद्युत अपघट्य में डूबी हुई होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं यहाँ से, और हमारा बीच में क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, कह रहा है कि जो इसमें एक द्रव जिसमें दो विभिन्न धातुओं की छड़ें होती हैं,
यह द्रव विद्युत अपघट्य कहलाता है। एवं जो हमारी छड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो छड़ें हो गई, देखिएगा यहाँ से ये दो हमारे पॉइंट निकले होते हैं सेल से, और एक हमारा होता है प्लस और दूसरा माइनस का कार्य करता है। ठीक है बेटा, ये यानी जो हमारी ये छड़ें हैं ये क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रोड। ये छड़ें जो होती हैं हमारी वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक हमारा धन सिरा होता है और दूसरा हमारा ऋण सिरा होता है। ठीक है, तो इसको हम जो हमारा धन सिरा होता है ये हमारी जब विद्युत अपघट्य में डूबी हुई छड़ें होती हैं, जैसे ही इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक सिरा प्लस और दूसरा सिरा माइनस का कार्य करने लगता है। तो हम इसीलिए इसके प्लस वाले सिरों को हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैथोड। ठीक है, और जो हमारा दूसरा निगेटिव सिरा होता है इसको हम कहते हैं एनोड। ठीक है, तो हम यहाँ से सीखेंगे कैथोड और एनोड। ठीक है, यानी वैद्युत सेल का निर्माण कैसे होता है और जो हमारे दो प्लस और माइनस लगे होते हैं उन पर कार्य कैसे करता है। तो यानी वैद्युत अपघट्य में एक विशेष गुण होता है। क्या होता है? इस वैद्युत अपघट्य में एक विशेष गुण होता है, जैसे कि इसमें दोनों छड़ें रखी जाती हैं तो एक प्लस का कार्य करने लगती है और यानी एक धनावेशित का कार्य करने लगती है और दूसरी ऋणावेशित का कार्य करने लगती है। धनावेशित क्षण सेल का टर्मिनल धन विभवांतर और ऋणावेशित सेल का ऋण टर्मिनल होता है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस तरीके से हमारा एक सेल का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो जब सेल का निर्माण होता है तो ये सेलें भी दो प्रकार की पाई जाती हैं। हम बात कर रहे हैं विद्युत सेल की। तो ये सेलें कितने प्रकार की पाई जाती हैं? ये सेलें मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती हैं। पहली होती है प्राइमरी सेल और दूसरी सेकेंडरी सेल। प्राइमरी मतलब प्राथमिक सेल और दूसरी मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसको एक बार यूज करने के बाद में उसका प्रयोग हम दोबारा से नहीं कर पाते हैं, उनको प्राथमिक सेल कहते हैं बेटा। और जो हमारी द्वितीयक होती हैं यानी सेकेंडरी सेल होती हैं उनको हम विद्युत ऊर्जा से परिवर्तित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते रहते हैं। यानी उनका हम यूज निरंतर, यानी जैसे वो हमारी सेलें डाउन हो जाती हैं उनको हम पुनः से आवेशित कर लेते हैं। उनका प्रयोग निरंतर इसी तरीके से चलता रहता है। तो हम बात करते हैं इसके विषय में, कुछ इसके चर्चा करते हैं। इसके हम सबसे पहले विद्युत सेलों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। मैं रफ कर रहा हूँ। तो मैं बात करने वाला था टाइप्स ऑफ सेल यानी सेलों के प्रकार। तो सेलों के प्रकार हमने बताया दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा प्राथमिक सेल यानी सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकार नोट करेंगे हम। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा प्राथमिक सेल। क्या होता है? पहला प्राथमिक सेल। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं प्राथमिक सेल की। तो ये प्राथमिक सेल क्या होती हैं? यानी इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्य को एक बार प्रयोग लेने के पश्चात पुनः आवेशित नहीं किया जाता है। यानी इस प्रकार के सेलों में नोट कर लेंगे हम, इस प्रकार के सेलों में
जो हमारा विद्युत अपघट्य होता है, इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्य को एक बार प्रयोग में लेने के बाद, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है बेटा, ठीक है। इस तरीके से तथा इस क्रिया में अनुत्क्रमणीय क्रिया का प्रयोग होता है, यानी तथा इस रासायनिक क्रिया में अनुत्क्रमणीय होती, यानी यह रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। लिख सकते हैं, यह रासायनिक क्रिया कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय होती है बेटा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी प्राथमिक यानी प्राइमरी सेल, यानी इस प्रकार के सेलों में विद्युत अपघट्य को एक बार प्रयोग में लेने के बाद इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, और यह रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय रासायनिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हम डेनियल सेल एग्जाम्पल पर, या इसका हम एक और उदाहरण है वोल्टी सेल, जैसे लिख लेते हैं, जैसे डेनियल सेल या वोल्टी सेल, ठीक है बेटा। ये वो सेलें हैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल। आपने देखा होगा कि एक 20 रुपए का सेल आता है, ठीक है। एक बैटरी, छोटी बैटरी जैसा आता है, माइक वगैरह में डाला जाता है, इस तरीके से आता है। उसमें देखा होगा 2 टर्मिनल लगे होते हैं, ठीक है। मैं उसी बैटरी की बात कर रहा हूँ। वो जो बैटरी होती है यानी उसमें जो विद्युत अपघट्य भरा होता है, उसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसको चार्ज यानी आवेशित नहीं किया जाता है, और इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है, ठीक है। इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक बार ही होता है। तो ऐसी सेल आपने देखी भी है बहुत अच्छे से। और अब मैं बात करने वाला हूँ द्वितीयक सेलों के बारे में। यानी प्राथमिक सेलों में होने वाली क्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं, अतः सेल के पदार्थ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अतः सेल के पदार्थ धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी क्रिया जब हमारी दूसरी है, क्या है? दूसरा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, ठीक है। तो द्वितीयक सेल के बारे में यानी सेकेंडरी सेल। तो प्राथमिक सेलों में होने वाली क्रियाएं कैसी होती थी? अनुत्क्रमणीय होती थी, तथा जैसे अतः सेल के पदार्थ धीरे धीरे क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इसमें क्या है? सेल की जो हमारी चार्ज सिटी है वो क्या होती है? धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, फिर इनका हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसके अलावा भी एक प्रकार के सेल होते हैं जिनमें क्या होता है? उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं। तो हम लिख सकते हैं इन सेलों में उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं। उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं। इन सेलों में क्या होता है? उत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं। और इन सेलों में यानी इन सेलों को हम एक बार जैसे जैसे इनका आवेश कम होता जाता है तो इनको फिर से हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो नोट कर सकते हैं
इस प्रकार की सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है बेटा। तो ये जो हमारे द्वितीयक सेल होती हैं इनको फिर से यानी दोबारा यानी पुनः आवेशित किया जा सकता है, और इसका एक दूसरा नाम होता है सेकेंडरी सेल का, इनको सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। और इन सेलों को सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, संचायक सेल भी कहते हैं। ठीक है। तथा इन सेलों को हम सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। तो इनको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी बाह्य विद्युत आवेश के द्वारा, ठीक है, इन सेलों को क्या हम करते हैं, पुनः आवेशित कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रहा प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ से जैसे ले सकते हैं सीसा संचायक जो सेलें होती हैं, ठीक है, इनको क्या होता है, जो चीज़ें हमारी पुनः आवेशित या चार्ज की जाती हैं वो द्वितीयक सेलें ही होती हैं। तो ये प्राथमिक सेल और ये द्वितीयक सेल। ठीक है। इसके बाद हम इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। यानी जब किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जब किसी, यानी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सेल। इसके बाद में हम शुरू करने वाले हैं सेलों का संयोजन। तो बात करते हैं सेलों के संयोजन के बारे में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेल का विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, यानी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, इन सारी चीज़ों को बताने का मतलब यही है मेरा कि इसका यूज हमारा होगा अभी सेलों का जहाँ पर संयोजन होगा। ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ कि एकांक आवेश को, यानी एक आवेश, एकांक यानी एकांक आवेश, जितना भी हमारा सेल में आवेश होता है उस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है, यानी सेल से जो एनर्जी होती है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी जो विद्युत वाहक बल होता है इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा Q क्या होता है, आवेश होता है, और W क्या होता है, कार्य। ठीक है। तो यानी Q आवेश और W कार्य, यानी इसमें विद्युत वाहक बल वही होगा, यानी कह रहा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, यानी एकांक आवेश और सेल द्वारा दी गई ऊर्जा यानी W, तो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। और इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या वोल्ट। क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। कहता है यदि किसी एक सेल के लिए, यानी क्या होता है, यह किसी एक सेल के लिए स्थिर होता है, यह किसी एक सेल के लिए स्थिर होता है। मान लिया कई सेलें लगी हैं तो वहाँ पर यह फॉर्मेट हमारा लागू नहीं होता है। अलग अलग सेलों की प्रकृति के अनुरूप उनका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है बेटा। ठीक है। ये तो हमारा एक सेल के लिए था। अगर हमारे पास कई सेलें, ठीक है, कई सेलें, यहाँ पर कई सेलों का अगर संयोजन है तो वहाँ पर हमको अलग अलग सेलों की प्रकृति, यानी उनकी जैसी बनावट है, ठीक है, उनकी प्रकृति पर उनका विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो उनका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। और सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सदैव
नियत होता है। जो हमारा सेल होता है, यानी सेल का इस पॉइंट को हम देखेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल सदैव कैसा होता है, नियत होता है। तो इसको हम नोट करेंगे। इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। जैसे अभी हमने आपसे चर्चा की थी, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एक मिनट। नोट हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, एक सिस्टम होता है, ठीक है, मैं उसी सिस्टम की बात करूंगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे होता है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक यानी इंटरनल, ओके। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा, यानी किसी भी सेल में अगर कोई भी हमारा सेल होता, मैंने आपको बताया था कि उसमें एक विद्युत अपघट्य भरा होता है। तो यानी किसी सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, यानी जो हमारा विद्युत धारा का मार्ग हो, यानी जिस परिपथ में धारा बह रही होगी, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध करने को, यानी जो उत्पन्न अवरोध को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो भी सिस्टम होता है, वहाँ पर मान लिया एक हमारा ये सेल है, ठीक है, और यहाँ से हमारी धारा कितनी निकल रही है, 40, ठीक है, 40 वोल्ट की धारा निकल रही है, ठीक है। परंतु क्या होता है कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है, और यहाँ पर 35 वोल्ट की धारा ही मुझे नज़र आती है। तो जब यहाँ से जब हमारा जो बैटरी था, जो हमारा सेल था, वो 40 यानी धारा हमारा निकाल रहा था, और यहाँ पर 35 ही पहुँच रहा था। तो क्या रीज़न है, जो हमारा 5 बचा, 5 वोल्ट की धारा बची, वो कहाँ चली गई, ठीक है। इसी चीज़ को हम पता करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो मोदी जी कोई योजना बनाते हैं, ठीक है, मोदी जी ने यहाँ से कोई योजना बनाई, ठीक, और यहाँ पे हम आप बैठे हैं, बीच में क्या है, यहाँ से 100 रुपये बनकर चले थे, ठीक है, यहाँ से 100 चले, यहाँ तक कितने पहुँचे, 80। अब बताइए 20 रुपये कहाँ गए, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक सिस्टम बैठा हुआ है बच्चा, ठीक है, यहाँ पर भी बेटा एक सिस्टम बैठा हुआ है, ठीक है। वो रुपए कहाँ गए, इस सिस्टम में चले गए, जिसको क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर, यानी सेल, ये हमारा पता करना है कि ये जो 5 वोल्ट की धारा होती है वो कहाँ गई। तो इससे हम पता करते हैं, यानी देखिए यहाँ से जब कोई एक परिपथ जाता है और जब यहाँ से जाता है, तो दोनों जगह से जब हमारे परिपथ जाते हैं, और यहाँ पर मान लिया हमने कोई एक बल्ब लगा रखा था बेटा, ठीक है, तो 35 तो यहाँ पर धारा हमारी पहुँच रही है, पर 5 देखिए ये 5 वहीं पर जाते हैं, कहाँ पे, ये देखिए एक धन टर्मिनल था, एक ऋण टर्मिनल है, ठीक है। तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल, यानी जो यहाँ से धारा जाएगी और यहाँ से क्या होती, धारा वापस आएगी ऋण टर्मिनल पर। जैसे ही धारा वापस आती है तो हमारा ये वैद्युत अपघट्य के अंदर भी तो हमारे 2 सेल होते हैं, ये धारा यहाँ तक आएगी ना, यानी यहाँ से जब पुनः वापस प्लस तक पहुँचेगी ये, तो यहाँ पर भी तो हमारा कुछ ह्रास होगा ऊर्जा का, समझ रहे ना बेटा। देखिए यहाँ से जब ऋण पर आएगी तो इस वाले टर्मिनल से इस वाले टर्मिनल के बीच में भी तो हमारा कुछ ऊर्जा का ह्रास होगा। अगर ऊर्जा का ह्रास होगा नहीं तो हमारा सर्किल कैसे चल पाएगा पूरा विद्युत परिपथ का। तो यानी वो 5 कहाँ गए, तो वो 5 वोल्ट यहाँ पर इसके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध,
आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। तो कहता है यह दो तथ्यों पर निर्भर करता है, ठीक है। कितनी, इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहला कह रहा है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है, कि यानी सेल के बीच, यानी जो सेल होते हैं, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की अगर दूरी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, उनको, जैसे मान लिया ये सेल है, ठीक है बेटा, मान लिया एक ये सेल है हमारा, ठीक है, हमने इस तरीके से एक सेल बनाया था, ठीक है, ये ऋण है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, ठीक है। तो कह रहा है अगर इन दोनों के प्लेट यानी प्लस और माइनस, इन दोनों प्लेटों को बढ़ा दिया जाए बेटा, अगर इनको बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, जब बढ़ा दिया जाएगा तो इसमें ऊर्जा का अवरोध ज़्यादा होगा ना बेटा। जब ये दूर होंगी, यानी दो प्रतिरोध, जब हमारे दो सेलों के टर्मिनल दूर होंगे तो उसमें ऊर्जा का ह्रास ज़्यादा हो जाएगा, ऊर्जा ज़्यादा खत्म हो जाएगी, ठीक है। और जब इनको पास होगा तो क्या होगा, वो कंडीशन नहीं अप्लाई होगी। तो कह रहा है कि यदि दो सेल प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। इनकी जब दूरी बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। फिर कह रहा है विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मान लिया विद्युत अपघट्य जैसा है, इसको और गाढ़ा कर दिया जाए, ठीक है, इस विद्युत अपघट्य को और गाढ़ा कर दिया जाए तो इसकी जब सांद्रता बढ़ा दी जाएगी तो सेल का प्रतिरोध भी हमारा क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखिए अभी तक तो ये आसानी से यहाँ तक चला जा रहा था, ठीक। मान लिया आप जा रहे हैं कहीं रास्ते में, 20 ब्रेकर बना दिए जाएँ, आप 60 की स्पीड से जा रहे थे, 4 जगह 4 ब्रेकर, 10-10 ब्रेकर बना दिए जाए तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। पहली तो अगर इनकी प्लेटों को बढ़ा दिया जाएगा तब हमारा इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का। और जब इसका सांद्रता यानी जो इसमें वैद्युत अपघट्य होता है H2SO4 की, जब इसमें सांद्रता बढ़ा दी जाएगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, हमारा बढ़ जाएगा। लिख लेंगे यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम फिगर के समझते हैं, फिगर से थोड़ा, ठीक है। मान लिया एक हमने विद्युत परिपथ बना लिया, यहाँ पर धारा I बह रही है और ये हमारा प्रतिरोध क्या है, R है, ठीक है। ये हमारा बाह्य प्रतिरोध R है, ठीक है। ये विभवांतर लगा हुआ है V, और ये हमारा क्या है, हमने डैश डैश करके जो दिखाया है आपको, ये है हमारा आंतरिक प्रतिरोध। ये जो R है, स्मॉल r क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध। और E क्या है, यानी जो एक विद्युत वाहक जो सेल लगी है, विद्युत वाहक बल है जो E है, वो जो ये जो सेल है, इस सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, हमारा E है। तो यहाँ पर हमारा E है, R है, स्मॉल r है और कैपिटल R है, ठीक है। और धारा हमारी क्या बह रही है, यहाँ पर I बह रही, यानी I धारा बह रही है, V विभवांतर है और R हमारा बाह्य प्रतिरोध है, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। और E क्या है, वैद्युत वाहक, यानी सेल का वैद्युत वाहक बल। तो इसके बाद हम, यानी माना किसी, यहाँ से हम नोट कर लेंगे, ठीक है, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, तथा परिपथ में बहने वाली धारा प्रतिरोध R है, तो परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, तो भैया परिपथ में बहने वाली धारा कह रहा क्या होगी, I बराबर, तो परिपथ में बहने वाली धारा
I बराबर E यानी सेल का विद्युत वाहक बल और अपान में हमारा क्या होगा, दोनों प्रतिरोध यानी कैपिटल R और प्लस स्मॉल r, इस तरीके से कुछ। ठीक है बेटा, यानी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो यहाँ से हम नोट करेंगे I बराबर, ठीक है, I बराबर E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस तरीके से हम वैद्युत धारा का मान यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का हम मान ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा सेल में ऊर्जा का कितना ह्रास हो रहा है और कितनी धारा बह रही है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपसे सेलों का संयोजन क्रम, यानी सेलों का संयोजन क्रम। तो ये बात हम अगले पार्ट में आपसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।